अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर ऑफिस होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एन रिलेशन। बेटा एन रिलेशन को हम सादा सी फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे और इससे जो मुतल्लिका क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एन रिलेशंस क्या होते हैं। बेटा एन रिलेशंस एक सेट की ही तरह होते हैं जिसके अंदर एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मैच कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं जो कि डेटाबेस से रिलेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली हम रिलेशन डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा पेंट की मदद से समझाता चलता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं। देखो बेटा, हमारे पास अगर इस तरह से हो कि हमारे पास दो सेट हो, ठीक है, यानी एक सेट यहाँ पर हो यहाँ पर और दूसरा सेट हमारे पास यहाँ पर हो। ठीक है, अब इनके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इसमें हो सकता है कि ए हो, बी हो, यहाँ पे बी आ सकता है और यहाँ पर सी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा सेट है यानी सेट 1 और यहाँ पे सेट 2 होगा और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे डी, ई और सी आ सकता है। ठीक, सी आ सकता है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है जो इनको एक दूसरे के साथ यानी एक सेट को दूसरे सेट के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कुछ इस तरह की वेन डायग्राम्स देखी होंगी जिसके अंदर कुछ इस तरह से वो बनी हुई दिखती हैं आपको, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन हुए होते हैं। ठीक है, यानी जुड़े होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक है, और बाकी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के सेट्स आपने देखे होंगे। ये जो चीज़ हमारे पास बन रही होती है ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है। ये जो चीज़ हमें दिख रही है क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब एन रिलेशन क्या बताती है कि भाई नंबर अनलिमिटेड रिलेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं, क्यों करते हैं और इसका क्या फायदा होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है तो इसलिए हम इसको वैसे ही देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स के पास। तो इसी तरह से बेटा हमारे पास एक सेट है A1, इसी तरह सेट 2, इसी तरह से सेट 3 और ये सो ऑन चलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे सेट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद एन रिलेशन ऑन दी सेट्स इज अ सबसेट के जो एक टेबल के अंदर यानी एक सेट के अंदर बहुत सारी सबसेट्स यानी छोटी छोटी एंटिटीज हो सकती हैं जो दूसरे टेबल के साथ मैच कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है डोमेन, जो प्रेजेंट करती है कि मैक्सिमम इनपुट्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, किसी एक सेट के अंदर या किसी एक रिलेशन के अंदर क्या हो सकती है। ठीक है, वो प्रेजेंट करता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे रिलेशन डेटाबेस के पास कि रिलेशन डेटाबेस क्या होती है, क्योंकि बेटा एन रिलेशन को डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं अपनी रिलेशन डेटाबेस के लिए। ठीक है, और अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा जो इससे मुतल्लिका होंगे। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन डेटाबेस क्या होती है। द रिलेशन डेटाबेस मॉडल इज द डेटाबेस एज अ रिलेशन। कि बेटा हमारे पास रिलेशन डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे टेबल्स होंगे। अब मैं चलता हूँ, मैं आपको ना कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें मैं इस वक्त डेटाबेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया, उसके अंदर मैं कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं और कुछ और मल्टीपल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने टेबल्स क्रिएट कर लिया। अब जरा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। तो एक टेबल इस तरह का दिखता है। बेटा इसी टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो ये वाली चीजें होंगी यानी ये जो चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है, ये हमारे पास होती है फील्ड्स। ठीक है, जैसे मैं इसको सादा से फॉर्म में कहूँ कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जो कॉलम्स हैं इसके, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास फील्ड्स हैं। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है कॉलम की तर्ज के अंदर। ठीक है, ये क्या है, फील्ड्स है। अब ठीक है, डन हो गया। अब फील्ड के अंदर मुमकिन है यहाँ पर एसआर नंबर यानी सीरियल नंबर लिखा हो। ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर नेम लिखा हो, मुमकिन है यहाँ पर क्लास लिखी हो, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हो या कुछ हो। इस तरह से मल्टीपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, कॉलम्स बन सकते हैं जो हमारी फील्ड्स कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिकॉर्ड। ठीक है, अब जो रोज बनेंगी, जैसे ये एक रो होगी, इसके अगेंस्ट में इसमें कुछ डेटा फिल भी कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक्सेल से हेल्प लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में बता देगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो चीज हमें दिख रही है, ये जो हमें सीरियल नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये सारे सीरियल नंबर्स, ये एक फील्ड है, ये सारे सीरियल नंबर, ये एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है और ये भी एक फील्ड है। ठीक है, ये तमाम तर क्या है, फील्ड्स हैं। और जबकि ये जो एक रिकॉर्ड बन रहा है, अब रिकॉर्ड क्या है, अब यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट नेम का यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे है नेम। ठीक है, और नेम है हमारे पास ये वाला,
ये आ गया। इसका मतलब है कि स्टूडेंट अब्दुल्ला जिसका सीरियल नंबर 1 है उसके इंग्लिश के अंदर 16 में से 14 मार्क्स आए, जिसकी परसेंटेज कितनी बनती है 87.5। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक रिकॉर्ड। इसको टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। रिकॉर्ड एक रो के लिए प्रेजेंट करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन की सेंस में पढ़ेंगे तो हम इसे टपल कहेंगे। ठीक है, तो ये एक क्या है, रिकॉर्ड है, और ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड और रिकॉर्ड दो चीजें होगी मेरे पास। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है, एक सेट है। ये कंप्लीट क्या है, एक सेट है। ठीक है, इस सेट को लिखने के बहुत सारे अंदाज हैं, वो हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फील्ड और रिकॉर्ड समझाने में कामयाब हो चुका हूँ और क्या होता है। ठीक है, अब एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो होता है एट्रीब्यूट। देखो बेटा, अब एट्रीब्यूट को समझने से पहले हमें एंटिटी को समझना पड़ेगा कि एंटिटी क्या होती है। मैं अगर एंटिटी की जनरल डेफिनेशन करूँ तो वो इस तरह से है, एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटी। कोई भी चीज जो पार्टिसिपेट, कोई भी ऐसा डेटा जो पार्टिसिपेट कर रहा है डेटाबेस में, उसे हम कहते हैं हमारी क्या है, एंटिटी है। जैसे मैं आपको एक डेटाबेस दिखाता हूँ। यहाँ पर एक डेटाबेस मैंने रखी हुई थी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर एक टेबल है। वो टेबल क्या है उससे बाद में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, वो भी सारी बाद में डिस्कशन होगी। तो देखो यहाँ पर एक हम ये खोल लेते हैं, स्टूडेंट का खोल लेते हैं डेटा। यहाँ से ये देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी है, उसके अगेंस्ट एक नाम है और उसकी एक क्लास आईडी है। क्लास आईडी क्या है उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो चीज हमारे पास है ये होता है एट्रीब्यूट, यानी इस स्टूडेंट का जो नाम है वो उसका एक एट्रीब्यूट है। इस नाम के अगेंस्ट कौन सी क्लास है, क्लास एक एट्रीब्यूट है। क्या वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो एक एट्रीब्यूट है। कब अटेंडेंस लगाई गई थी, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये तमाम तर क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो तमाम तर एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट जो भी ये नाम लिखा होगा, ठीक है, इस नाम के अगेंस्ट जितना भी डेटा होगा, ठीक है, वो तमाम तर उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का। देखो बेटा, यहां पर कोई भी ऐसा डेटा जो किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा हो, उसे हम कहते हैं हमारी क्या है, प्राइमरी की। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को जरा नोटिस कीजिएगा, स्टूडेंट आईडी के अंदर 5, 6, 7 जितना मर्जी डेटा इसके अंदर एंटर होता चला जाए, पर ये हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। जैसे फर्ज करते हैं मैं यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, ये 15 वाला डेटा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो नोटिस कीजिएगा कि 15 चला गया, 14 और 17 यहाँ पर ही है। क्या हुआ कि ये यूनिक है, कभी डेटा चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू एक दफा असाइन कर दी गई वो हमेशा वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी की खास बात होती है। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेटाबेस का अगर आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, तो आपको प्राइमरी की का भी पता होगा, आपको एट्रीब्यूट का भी पता होगा, आपको फील्ड का भी पता है, रिकॉर्ड का भी पता है। ये जनरल एट्रीब्यूट, जनरल चीजें हैं जो मैं आपको डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इन सभी चीजों को पेंट के साथ दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ, और ताकि हमारी कोई गलती ना रह जाए, ताकि जब मैं इन वर्ड्स को इस्तेमाल करूं कि प्राइमरी की, एट्रीब्यूट, तो ये आपकी मिक्स ना हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की ओके, इसके लिए हमें याद रखना है यूनिक है। ठीक है, मैं छोटे छोटे स्पेलिंग में यू है, यूनिक है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हमने बात की रिलेशन की। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होते हैं, जो हमारे पास टेबल क्रिएट होंगे। ठीक है, जो भी टेबल क्रिएट होंगे वो हमारे पास रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, फील्ड्स क्या है, जो हमारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद रो यानी हमारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारी रोज होती हैं। ठीक है, किसी टेबल के अंदर जो रोज होंगी वो हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, प्राइमरी की, रिलेशन, फील्ड्स, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को ही टपल कहते हैं, रिकॉर्ड को ही टपल कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल सादा सा एक फॉर्म, एक चार्ट बना ही लूं, जैसे यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पिक्चर के पिक्सल काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, कॉलम्स क्या है, फील्ड्स हैं। ठीक है, रोज रिकॉर्ड्स हैं और टपल भी है।
ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है, एक रिलेशन है, और इसमें जो यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाला डेटा होगा, जैसे हमारे पास सीरियल नंबर था यहाँ पे, वो क्या होगा, हमारी प्राइमरी की होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये चीजें समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हमने पढ़ लिया रिलेशंस के बारे में, प्राइमरी कीज के बारे में। अच्छा, डोमेन फंक्शंस हुज, अच्छा अब मुझे ना इसके लिए आपको मैथ्स का एक फंक्शन आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मैं ये जो एग्जांपल्स हैं इसको फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल जो कि मैथ्स से मुतल्लिका है और जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल साबित होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, वर्ड में चले जाते हैं और वर्ड के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यानी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट करें, आर नाम का मेरे पास एक सेट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग इसकी एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, इसको करते हैं मैथ्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू ब्रैकेट्स हैं और मैं कहता हूं इसके अंदर ओके क्लास, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख ली है और इस इक्वेशन को लिखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ कि हमने एक रिलेशन क्रिएट किया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए, बी एंड सी, जबकि अब कंडीशन इसके अंदर क्या है, 2 कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन हमें कहती है कि ए इज इक्वल टू 2b, यानी अगर b को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ तो वो a के इक्वल होगा। ठीक है, और जब b इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय c के, जबकि a, b एंड c ये तीनों एलिमेंट किसके होंगे, n यानी नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, और अब हमें सेट दिया जाता है। अब सेट हमें ये दिया जाता है कि भाई इसमें के सेट दिया जाता है कुछ इस तरह से 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए क्या ये तीनों एलिमेंट इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं। जी बिल्कुल ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट, अब उसने कहा है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय b किया जाए, यानी b हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर b है, हमारे b को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये होते हैं 4। क्या 4 इक्वल है a के? नहीं, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा होगा b इज इक्वल टू 2c। अब b क्या है हमारे पास, 2 है, और c क्या है हमारे पास, 3, तो 3 2 6, 6 कभी भी बराबर नहीं होते किसके, 2 के। इसका मतलब है ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, जैसे हम एंड ऑपरेटर पढ़ते हैं। मैं एंड अगर लिख भी दूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए एंड डी, एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसके अंदर ट्रू फॉल्स और फिर इसके अगेंस्ट जो आते हैं हमारे पास वो ट्रू है, फॉल्स है और ट्रू है एंड फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से। जबकि इनके रिजल्ट क्या आते हैं, इनके रिजल्ट आते हैं कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन आंसर ट्रू होगा, यानी इस अकेले का आंसर ट्रू होगा, बाकी तमाम तर क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, इस तरह से। तो अब हमारे पास इन एंटिटीज के साथ हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, किसी भी सूरत के अंदर कंडीशन ट्रू होगी, यानी यहाँ पर भी आंसर ट्रू हो और यहाँ पर भी ट्रू होती है, यानी अगर ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, वो कंसीडर कर लेंगे कि वो इस अरे का क्या है, पार्ट है और वो एन रिलेशन का एलिमेंट है, वरना वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, ये तो होगी हमारी बातें एन रिलेशन से मुतल्लिका। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, अब जरा सेट्स को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। ठीक है, अब दोबारा अपनी पुरानी चीजों के पास चलते हैं। यहाँ पे देखो, हमने देखा कि 2 सेट थे हमारे पास, एक सेट का नाम A था, दूसरे का नाम B था, और उनके अंदर कुछ एलिमेंट रखे हुए थे। ठीक है, A के अंदर ये एलिमेंट रखे हुए हैं, B के अंदर ये एलिमेंट रखे हुए हैं, और उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक C नाम की एंटिटी मौजूद थी। ठीक है, इस तरह से ये चीज हमारे पास थी जो इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ओके, तो क्लास हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे C और C यानी A और B के अंदर जो ज्वाइन करने वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, C के पास है। ठीक है, अब अगर देखो कि अगर अभी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को जोड़ना पड़े तो हमें ज्वाइन की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमें ज्वाइन भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी रियल क्वेश्चन के पास जो कि हमारा हकीकी है, जिसके अंदर हमने जिसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, अब उसके पास जाने से पहले एक और चीज आपको समझाना मैं जरूरी समझता हूँ, वो क्या है कि आपको हकीकत के अंदर पता होना चाहिए कि डेटाबेस होती क्या है, उसका काम क्या है और वो किस तरह से काम करती है। ठीक है,
मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, ठीक है, एक आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, उसकी मैं आपको एक डेटाबेस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बेटा हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फ्लेक्सीवर्क, ठीक है। ये क्रिएट किया गया था काफी अर्सा पहले, ठीक है। ये उसकी डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर इसके 27 टेबल्स हैं, ठीक है। हर 27 टेबल्स हैं। इस प्रोजेक्ट का बेसिक काम ये था कि इसके अंदर बिजनेस को रजिस्टर किया जाएगा और एम्प्लॉयज को रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जॉब की जरूरत है और कंपनी वाले रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है। एम्प्लॉयज अपनी जरूरत के मुताबिक उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जॉब प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो है उनकी वो जो जॉब है वो डन हो जाएगी, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, पैसे डन करेंगे। जैसी जॉब स्टार्ट होगी तो एम्प्लॉय एक बटन प्रेस कर देगा कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जब एंड होगी तो कंपनी का ऑनर सेंड कर देगा, जितनी भी पेमेंट होगी वो प्रोजेक्ट कैलकुलेट करके बताएगा कि इतनी जो फी है वो इतने जो चार्जेस उस बंदे के बन गए हैं उसे दे दिए जाए, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमें ये सारे 27 टेबल्स क्रिएट करने पड़े, ठीक है। क्यों क्रिएट करने पड़े, कैसे क्रिएट किए, वो सारा कुछ देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपने सोचना है, ठीक है। सोचते हुए आपने टेबल्स बनाने हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं और उनको आपने लिंक कर देना है, ठीक है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ लॉगिन पेज के पास। अब जो लॉगिन क्रिएट चेक कीजिएगा, यहाँ पर यूजर आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर आप नोटिस करें तो ये सारे यूनिक हैं। इसके अंदर 10,000 एंट्रीज भी होंगी तो वो यूनिक रहेंगी। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसका बिजनेस है या फ्रीलांसर है या फिर वो एडमिन है, उसकी डेटा टाइप, उसके बाद उसका फोन नंबर, क्योंकि फोन नंबर ही हमने उसके लॉगिन के लिए रखा था, उसका पासवर्ड, उसकी पिक्चर, ये तमाम तर चीजें, और वो इस वक्त एक्टिव है या फिर नहीं है, वो चीजें यहाँ से देखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि जब क्रिएट किया गया, यानी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट यहाँ पर रखा गया कि इसको कब क्रिएट किया गया था और इसको अपडेट कब किया गया है, उसके लिए फील्ड रखी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब अपनी ये आईडी याद रखनी है, ये क्या है, यूजर 1 की आईडी है, ठीक है। ये यूजर 2 की आईडी, 3 की, यानी 2-3 आप जेन में रख सकते हैं कि पहली रिजवान साहब है, दूसरा फैजान साहब है, फिर रिजवान साहब का अकाउंट है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट टेस्टर मोड के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है क्योंकि ये लॉन्च हो चुका हुआ है, इंप्लीमेंट हो चुका होगा और मैं इसे ऑफलाइन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंपनी थी जिसने हमसे बनवाया था वो इसको लॉन्च कर चुकी है और वो उसको काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं इसको जो इसकी ओरिजिनल चीजें मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो हमारे पास बिफोर अपलोडिंग या बिफोर डिलीवरिंग जो मेरे पास प्रोजेक्ट है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बेटा ये रहा हमारे पास जो हमारे पास यूजर आईडी 1 है। अब लॉगिन के बाद जब लॉगिन क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद उसने अपनी लोकेशंस वगैरह भी एंटर करनी है, ठीक है। तो लोकेशंस देखते हैं क्या है कि भाई इन आईडीज के अगेंस्ट, यानी जिन लोगों ने इनको क्रिएट किया, अभी आईडी नंबर 32 है यहाँ पे, ठीक है। आईडी नंबर 32 लॉगिन के अंदर देखते हैं आईडी नंबर 32 किन की है। लॉगिन के अंदर आईडी नंबर 32 मैं यहाँ पर से इतने रिकॉर्ड मंगा लेता हूँ। अच्छा, वो हम डिलीट कर चुके हुए हैं, इसका मतलब है कि वो आईडीज वेस्ट हैं, कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, ठीक है। गिग्स चेक करते हैं, गिग्स होंगी FDID बिजनेस आईडी, क्योंकि बिजनेस आईडी ने अपनी गिग्स बनानी थी और फ्रीलांसर भी अपनी आईडीज बना सकता था। तो आईडी नंबर 3 ने एक हमारे पास क्या रखा है, गिग बना रखी है, ठीक है। एक अपनी एड बना रखी है, ठीक है, जैसे फाइवर वगैरह को गिग होती है वो क्रिएट कर रखी है। अब उस गिग के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो क्या इंफॉर्मेशन है कि वो बिजनेस आईडी 3 है, उसने ये टेक्स्ट है जो अपलोड कर रखा है, उसके इतने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, उसमें 0-1 चल रहा है, उसकी जॉब नेचर क्या है, वो एक्टिव है, कब उसने गिग क्रिएट की थी, कब उसे अपडेट किया था, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसमें रखी हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर जॉब एंड को देखें कि किसी बंदे ने जो जॉब स्टार्ट की थी कब एंड की, तो जॉब नंबर, यही जब जॉब क्रिएट हुई, ये वाली जॉब को इसने एक्सेप्ट किया था, 31 वाले बंदे ने, 31 जिसकी आईडी थी उसने एक्सेप्ट किया था, उसके अंदर इतनी अमाउंट के $6 बने थे या $6 बने थे। इस टाइम पे जॉब एंड की गई थी, उसका स्टार्टिंग एंड, यानी स्टार्ट थी एंड थी, वो स्टेटस के लिए यूज किया जा रहा है, वो यहाँ पर था, कब क्रिएट की गई थी, कब अपडेट की गई थी, वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने पूरी डेटाबेस को आपस में लिंक करना होता है, ठीक है। और यही हमारे पास रिलेशन डेटा जो है वो डायग्राम है, यानी एन रिलेशन है, ठीक है। ओके, अब जरा डेटाबेस के पास चलते हैं। ये देखिए इतने सारे टेबल्स और ये सब जुड़े हुए हैं। ये जहां भी आपको FK लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है ये क्या है, फॉरेन की है। अभी तक मैंने फॉरेन की बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसी की जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को आपस में जोड़ रही होती है उसे फॉरेन की कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं और अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, अब हम डिस्कस करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हम एक ब्लॉक की डेटाबेस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास। ओके क्लास, रियल टाइम एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी आती है, तो आपने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, आपने किस किस तरह के सेट्स बनाने हैं, ठीक है, और आप उनको किस तरह से लिंक करना है, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पर हम एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं एक लाइब्रेरी एक ब्लॉग के लिए। जो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट देखते हो, इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉग्स आते हैं, हम उसके लिए एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और उन ब्लॉग्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो होगा एक आईडी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इसको। देखो यहाँ पर होगी एक आईडी। जब कोई पोस्ट क्रिएट की जाती है तो उसके अंदर कोई आईडी होती है कि कौन सी आईडी, यानी कौन सी वाली पोस्ट जनरेट हो रही है, वो एक आईडी है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट आईडी, ये वो आईडी की है जो प्राइमरी की होगी, ठीक है, और ये वो होगी जो हमारी फॉरेन की बनेगी, ठीक है। ओके, तो अब बेटा यहाँ पर हमारे पास आ गई पोस्ट और उसके बाद आ गई कैटेगरी आईडी कि उसकी कौन सी कैटेगरी है, हमारी कौन सी कैटेगरी की आईडी हमने क्रिएट की थी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद बेटा जब हम कोई कैटेगरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई कैटेगरी नहीं क्रिएट करते हैं तो कैटेगरी को एक आईडी देते हैं, उसको एक टाइटल देते हैं, उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसका एक स्लग होता है। स्लग का मतलब होता है कि वो जो हेडिंग हमारे यूआरएल के अंदर दिख रही होती है, जब हम कोई चीज़ हिट करते हैं तो वो यूआरएल के अंदर नाम लिखा हुआ था, उसे स्लग कहते हैं, ठीक है। स्लग हो सकता है वो पब्लिश कब हुई थी या फिर वो क्रिएटेड ऑन उसका, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें, उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट जो हमने क्रिएटेड एड और क्रिएटेड अपडेट और पब्लिश ऑन किसे पब्लिक कब किया गया था वो। देखो बेटा इसके अंदर जो पोस्ट आईडी है ना, वो वाली यहाँ पर एज अ फॉरेन की काम करेगी, ठीक है। यानी जो पोस्ट आईडी यहाँ पे होगी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी कि इस कैटेगरी के अंदर ये वाली कैटेगरी आईडी, यानी ये जो कैटेगरी आईडी हमने जनरेट की है, ये वाली आईडी यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। यानी इसको लिंक करवा रही है आपस में कि इस पोस्ट के लिए ये वाली आईडी है जो इसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है वो आईडी होगी फाइटिंग से मुतल्लिका कि फाइटिंग की एक कैटेगरी के अंदर पोस्ट अपलोड की गई है, ठीक है, या फिर किसी और तरह से अपलोड की गई है। उसके बाद अब देखते हैं जब कोई नई पोस्ट अपलोड की जाएगी तब क्या होगा, उसके अंदर एक आईडी होगी, पोस्ट की आईडी होगी, उसके अंदर एक टाइटल होगा, एक स्लग होगा, उसके अंदर उसकी समरी होगी, उसका कंटेंट होगा, कैटेगरी आईडी होगी। ये कैटेगरी आईडी कौन सी है, जो यहाँ से आई है, और यहाँ पे कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये ऐसे चलती हुई आ रही है, इसका मतलब है ये भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने क्रिएटेड ऑन कर लिया, ये भी कर लिया, ये सारी चीजें हमने जो रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए हमने क्रिएट कर ली। अब पोस्ट के लिए कौन कौन से टैग लगाए गए हैं, आपको याद होगा कि जब आपको पोस्ट करते हो उसमें हैशटैग लगाते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट कंटेंट के अगेंस्ट कौन कौन से टैग लगाए गए हैं वो सारे इस टेबल के अंदर सेव होंगे, ठीक है। उस टैग्स की भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से वाले टैग अटैच किए गए हैं, वो ये वाले टैग अटैच किए हैं। टैग भी तो दो तरह के होते हैं ना, एक वो जो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हो, एक वो जो ऑलरेडी वहाँ पे आपको कमेंट्स के अंदर मिल रहे होते हैं, यानी आपको सजेशन में मिल रहे होते हैं कि कौन सा भी टैग लगाना है। तो जो सजेशन वाले टैग्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो आप टैग अपलोड करोगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद इस पोस्ट के ऊपर, यानी इस पोस्ट आईडी भी यहाँ पे ना एक पोस्ट आईडी भी होगी, पेरेंट आईडी, पेरेंट तो इसका ऊपर है, यहाँ पे ये एक आईडी है, पोस्ट बाय है, पेरेंट आईडी है, ठीक है। इसका एक रिलेशन इस टेबल के साथ बनेगा जिसके अंदर ये जो पोस्ट की आईडी है ना, ये वाली आईडी भी इस टेबल के अंदर आएगी, ठीक है। ये वाली आईडी सेम, ये प्राइमरी की नहीं, नीचे किसी पोस्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि किस पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना था, जस्ट ऐसे एट्रीब्यूट्स, यानी वो तमाम तर एक्टिविटीज लिखनी है, उनके टेबल बनाने हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, और उनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। और ये इस तरह से होगा, आप जब सिस्टमेटिकली सोचेंगे कि जब पोस्ट की जाती है तो क्या होगा, जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट का एक फॉर्म ओपन होता है, उसके अंदर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, कैटेगरी के बाद उसमें अपना डेटा लिखते हो, डेटा लिखने के बाद उसमें टैग लगाए जाते हैं, टैग लगाने के बाद उसके ऊपर कमेंट आते हैं, ठीक है। जस्ट इतना सा काम होता है। अब इनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने लिखने हैं, और उसका इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपने क्रिएट कर देना है, डेटाबेस डिजाइन क्रिएट कर देना है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं इसको सादा अल्फाज के अंदर बोर्ड के ऊपर कोशिश करूंगा समझा दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।